आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। क्या है? स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। स्टोरेज का मतलब होता है किसी चीज को रखना, इकट्ठा करना, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना। इन्वेंट्री मतलब कि जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उस चीज का मैनेजमेंट करना। सबसे पहली चीज, गुड मतलब क्या होता है? हाँ, गुड मतलब गुड्स मतलब प्रोडक्ट होता है ना, गुड मतलब नहीं होता। गुड मतलब तो अच्छा होता है। जब तक यस ना आए उस टर्म में, जब यस आएगा, आपने देखा होगा ट्रकों पे लिखा होता है गुड्स कैरियर। तो जब भी गुड बोला जाएगा, वैसे अकाउंटिंग टर्म में गुड वर्ड आएगा ही नहीं, पहली चीज। यहाँ गुड्स वर्ड ही आएगा। इस पे ध्यान देना है कि हमेशा उस वर्ड में लास्ट में यस लगा होना चाहिए। यस लगा है मीन्स दैट की वहां पे रिलेट कर रहा है वस्तु। वस्तु कहलाती क्या है? कि कोई भी व्यक्ति जो बिजनेसमैन है, जो प्रोप्राइटर है, जिस वस्तु से व्यापार करता है। जैसे अगर मैं गेहूं वगैरह परचेज करता हूँ, सेल करता हूँ, तो गेहूं हमारे बिजनेस का क्या कहलाएगा? गोश्त कहलाएगा। मतलब जिस एनीथिंग एल्स, जैसे जिस चीज का आप व्यापार कर रहे हैं वो चीज आपके बिजनेस के लिए गोश्त कहलाएगा। ठीक है। और उन्हीं के वर्गीकरण के बारे में आज पढ़ना है, क्योंकि इसमें इंग्लिश पैटर्न ज्यादा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम उन लाइनों को पढ़ें, ट्रांसलेट करें, एनालिसिस करें और समझे, फिर हम आगे काम करें। याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोर्स वगैरह सिलेक्ट करना, टॉपिक सिलेक्ट करना। क्योंकि हमेशा जैसा जैसा जनरेशन चलता है उस जनरेशन के मुताबिक हमें अपडेट करना होता है खुद में। जैसे अकाउंटिंग को भी लोचदार कहा गया। लोचदार वर्ड का क्या मतलब है? कि हर परिवर्तन में उस हिसाब से ढल जाए। जैसे एक टाइम था कि हम लोग के कपड़ों का पहनावा हर चीज अलग था। अभी हम लोग जनरेशन के हिसाब से अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। तो यही चीज हर जगह है, एक ह्यूमन टेंडेंसी भी है, तो दिमाग में रखना है। ठीक है। अपने साइड में कहीं भी जॉब करिए या फॉरेन चले जाइए, तो कहीं भी अकाउंटिंग पे ज्यादा महत्व है, अकाउंटिंग को ज्यादा प्रियोरिटी दी गई। ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज पढ़ने जा रहे हैं आप लोग, तो कंसंट्रेशन बहुत ध्यान से चाहिए, क्योंकि बेसिक कैसा रहा है वो मैं पता कर लूंगा। बीच बीच में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अभी इस पे ध्यान देना है। नोट्स जल्दी ही मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के बारे में। कहा है इन प्रीवियस लेवल यू हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स। आपने प्रीवियस सेक्शन, पुरानी क्लासेस में, अकाउंटिंग की जो क्लासेस आपने करी उसमें आपने अलग अलग बिजनेस के सेक्टर पढ़े, जिसमें आपने अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस एंड द डिफरेंट सीरीज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। जहां आपने अकाउंटिंग के हर एक अलग साइकिल को समझा, जाना और उसे रिकॉर्ड किया अलग अलग वाउचर्स में। क्योंकि आपने देखा होगा ना, अकाउंटिंग में हर चीज के लिए एक अलग अलग वाउचर बनाए गए। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट वाउचर, किसी से पा रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर है। ऐसे सारे वाउचर्स से है, थे कि नहीं थे? कोई चीज खरीद रहे हैं तो परचेज वाउचर, कोई चीज बेच रहे हैं तो सेल्स वाउचर। तो वही कहलाता है यहाँ पे फेजेस। कह रहा है सबसे पहले आप क्या किए थे? चल ट्रांजेक्शन को समझे थे, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किसे समझे थे, जर्नल में एंट्री किए थे। उसके बाद लेजर की पोस्टिंग हुई, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस यानी तलपट बनाए। तलपट के बाद क्या किए? अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द बैलेंस शीट। और आपने ये निर्धारित किया, डिटरमाइन किया कि हमारे व्यापार में क्या हुआ। क्योंकि व्यापार करने का सिर्फ एक उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। लेकिन ये हमारा इंटेंशन होता है, इरादा हम लोग का होता है कि अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो लाभ कमाएंगे। सिचुएशन कैसी बनेगी? बिजनेस में दो ही चीजें संभव है, एक है प्रॉफिट और दूसरा है लॉस। हाँ, दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है। कोई एक चीज ही होगा, या तो प्रॉफिट ही होगा या तो लॉस ही होगा। ये दिमाग में रखने होगा। और ये सारी चीजें किससे पता चलती है हमें? प्रॉफिट है, जिसे बोलते हैं हिंदी में लाभ हानि का खाता। और लास्ट में बनाया जाता है बैलेंस शीट। क्या बनाया जाता है? बैलेंस शीट, जिसे हम बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। क्या बोलते हैं? आर्थिक चिट्ठा, जिसे पता चल पाता है। ठीक है। बैलेंस शीट को कितने भाग में कैटेगराइज किया गया है? बैलेंस शीट को 3 या 4? 4 नहीं, 2 होगा। 2 भागों में किया गया है। एक आपका है लाइबिलिटी साइड और दूसरा है एसेट साइड। 2 दिमाग में रखना है, सब चीज पढ़ते हुए आया है, दिमागी में ये सब बातें होनी चाहिए। अब कह रहा है कि क्या क्या हमें समझना है। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जो है दोहरा लेखा प्रणाली पे आधारित है। अकाउंटिंग जो है वो दोहरा लेखा प्रणाली पे आधारित। गोल्डन रूल, वही क्रेडिट डेबिट वाला, कि पर्सनल अकाउंट कहता है कि देने वाला होगा तो क्रेडिट, पाने वाला होगा तो डेबिट।
है ना। रियल अकाउंट कहता है कि अगर कोई भी धन वस्तु व्यापार से जाएंगी तो क्रेडिट और आएंगी तो डेबिट, और नॉमिनल कहता है कि प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ तो क्रेडिट, और लॉस हुआ या एक्सपेंस हुआ तो डेबिट। बस यही गोल्डन रूल, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। कह रहा है रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी जो भी ट्रांजेक्शन यानी जो भी सौदे होते हैं उनको रिकॉर्ड करना। अच्छा, सौदा ट्रांजेक्शन करने के लिए कितने लोग, मिनिमम कितने लोग की रिक्वायरमेंट होती है? 2 लोग। मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं अंतिम खाता, जिससे ये पता चलता है कि व्यापार में हमारी जो व्यावहारिक स्थिति है वो कैसी होता है ना, साल में पता चल जाता है कि हमारी स्थिति कैसी है, हमने कैसा किया, हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसीलिए ये सारी चीजें बनाई जाती है ताकि पता चलता है। एंड आल्सो लर्न्स टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और भी सीखेंगे कि कैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं इन टैली प्राइम बाय एक्सप्लोरिंग द एसेंशियल फीचर ऑफ टैली प्राइम। और ये सारी फीचर्स जो भी आवश्यक है, जरूरी है, वो आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। कैसे, क्या क्या? मेंटेनिंग बेसिक अकाउंटिंग, आप मेंटेन करेंगे बेसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी कैरेक्टर जो भी, ठीक है। क्या है? चार्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या है? चार्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि आप बेसिक अकाउंटिंग को मैनेज करेंगे और चार्ट ऑफ अकाउंट को। चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब हो गया कि हर चीज का अंडर ग्रुप होता है, जैसे आपने सुना होगा कि सप्लायर होता है, कस्टमर होता है, बैंक अकाउंट हो गया, सुना है ना। चलिए, तो ये चीज याद रखिएगा, बिजनेस में 2 चीजें कॉमन है, पहला कि परचेज करना और दूसरा सेल करना। अच्छा, कभी भी हम खुद की बात तो करते नहीं है बिजनेस में, हमेशा हम सामने वाले की बात करते हैं, अपोजिशन की। तो जब हम परचेज करते हैं तो सामने वाला कहलाता है हमारा सप्लायर। क्या कहलाता है? सप्लायर कहलाता है। और जब हम सेल्स करते हैं तो सामने वाला क्या कहलाता है? कस्टमर कहलाता है। क्या कहलाता है? कस्टमर। चूंकि प्रियोरिटी सप्लायर को दी गई है, इसलिए इसका अंडर ग्रुप क्या होता है? सप्लायर का अंडर ग्रुप क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर होता है। और कस्टमर का अंडर ग्रुप क्या होता है? सन्ड्री डेबिटर होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी, सिर्फ सैलरी लिखा हुआ है, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैसे पहचान लिए? क्योंकि सिर्फ कहाँ लिखा है खर्च, सैलरी, सिर्फ सैलरी की बात की गई है। तो हाँ, ये एज्यूम कर सकते हैं हम कि सैलरी लिखा हुआ था, सैलरी दे ही रहे होंगे और देना एक्सपेंस। लेकिन अगर वही रिसिप्ट लग जाता तो इनकम हो जाता। तो चूंकि यहाँ रिसिप्ट पर जुड़ा नहीं है, रिसिप्ट नहीं हो रहा तो मीन्स दैट कि हम ऑब्वियसली दे रहे हैं। और सैलरी देना इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट, ज्यादातर चीजें होती है। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अंतर कौन बताएगा? क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट, आप ही खड़े हो जाइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस? क्या नाम है आपका? उदय। उदय बताइए बाबू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस? कुछ मतलब आइडिया है तो बताइए। बैठ जाइए, कोई बात नहीं। और कोई? बैठ जाइए, कोई बात नहीं। और कोई? देखिएगा ध्यान से कि मान लीजिए आप एक कंपनी के मालिक हैं, उदय, लेट एज्यूम, और आपकी कंपनी में मान लीजिए एक शूज ही बनता है, शूज, लेट एज्यूम की शूज बनाते हैं। तो शूज बनाते होंगे तो क्या आप शूज ऐसे ही बना लेंगे? उसकी जगह रिक्वायरमेंट होगी ना। क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी बताइए? रॉ मटेरियल, कच्चा माल, मतलब लेदर वगैरह, शूलेस, शू सेल, सब मंगवाएंगे ना। तो जितनी चीजें आ रही हैं और अंदर इस फैक्ट्री में आप मैन्युफैक्चरिंग पे जितने भी पैसे खर्च कर रहे हैं, ये सारी चीजें कहलाती हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहलाती हैं? एक बार जूता बनने के बाद, तैयार होने के बाद, एक बार आपके बिजनेस से बाहर निकला, मतलब मार्केट के लिए, तब उस पे होने वाले सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट। समझ में आ गई बात ना। मतलब फैक्ट्री तक जितने भी खर्चे हो रहे हैं, सब क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। और एक बार चीज बन के बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा? Indirect। समझ में आ गई बात ना। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को, वेजेस को, इनको रखा गया उसके भीतर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के भीतर। ठीक है, दिमाग में रखिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। भले से अगर थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो इनडायरेक्ट लेके भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जस्टिफाई करना जरूरी है कि डिफरेंस क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। और क्या कह रहा है कि रिकॉर्डिंग बिजनेस एक्टिविटी, यानी बिजनेस में क्या काम चल रहा है उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना। मैनेजिंग बैंकिंग एक्टिविटी, यानी बैंक में जो एक्टिविटी चल रही है उनको भी रिकॉर्ड करना। और जेनेटिक MIS रिपोर्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे इसमें, किसमें? एडवांस अकाउंटिंग में।
अच्छा, अगर SBI OD लिखा हुआ है तो SBI OD का क्या मतलब है? ओवरड्राफ्ट है। क्या है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा खाता जो हमें क्या प्रोवाइड करता होगा? लोन प्रोवाइड करे। और इसका नेचर क्या होगा? क्योंकि अकाउंट, जब भी हम बिजनेस की अकाउंटिंग की बात करते हैं तो तीन चीजों की बात जरूर होती है। क्या क्या? कैपिटल, लाइबिलिटी एंड एसेट, तीन चीजों की बात होती है। और अकाउंट की में नेचर कितने होते हैं सब जानते हैं आप लोग, बस यही है कि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। अकाउंट में नेचर दो होते हैं, क्रेडिट और, नहीं सुने हैं ना? सुने हो? ठीक है। तो यहाँ क्रेडिट को हम रिप्रेजेंट कर लीजिए, मान लीजिए प्लस से, डेबिट को माइनस से। बस एज्यूम करना है, ऐसा होता नहीं है। समझने के लिए इससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। अब इस पे देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है। तो लोन की बात है तो लोन का अकाउंट है, और लोन कहलाता है लाइबिलिटी। क्या कहलाता है? लाइबिलिटी कहलाता है। और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? कैपिटल का नेचर क्रेडिट, और लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट, और एसेट्स का नेचर डेबिट। याद रखिएगा, नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा। कैपिटल का नेचर क्रेडिट, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट, और एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। ये लिख लीजिएगा, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, एक बार बेसिक चीज़ों पे ध्यान देते रहिएगा। वैसे भी बार बार मैं पूछता रहूंगा बीच बीच में, ताकि आप लोग का क्लियर हो जाए, जो कॉन्सेप्ट रह गए होंगे, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। लेकिन बेसिक चीज़ें जरूरी हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, घर बनता है तो सबसे इम्पोर्टेंट नींव का होता है, मेन रोल होता है। वैसे ही कहीं ना कहीं यहाँ पे अकाउंटिंग को लेके दिमाग में रखना है इन सब चीज़ों को आपको। हो गया? चलिए। तो ये सब देखिएगा। और बैंक एक्टिविटीज की बात वही है कि बैंक क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, दो वर्ड यूज किए जाते हैं, प्रीपेड एंड पोस्टपेड। इस वर्ड को समझाइए आप लोग, कोई भी लड़का लड़की। प्रीपेड और पोस्टपेड को डिफाइन करिए आप लोग, क्या है प्रीपेड क्या है और पोस्टपेड क्या है? कोई भी खड़ा हो जाए, लगता है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, करिए। कोई भी, एनीवन। प्रीपेड और पोस्टपेड में क्या डिफरेंस? कोई नहीं बताएगा? अरे ये तो पढ़ के आए होंगे आप लोग, बैलेंस शीट में प्रीपेड का नाम आया होगा, जो आप लोग बनाए होंगे। 3 लाख, वो 34 लाख वाला बनाए थे, 34 लाख वाला। उसमें साफ साफ प्रीपेड की बात की गई है। ऐसे किसे चुप रह रहा है? क्या अंतर है प्रीपेड पोस्टपेड में? याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से। प्रीपेड सामने देखिए। प्रीपेड कहता है, प्रीपेड कहता है कि पहले आप भुगतान करिए, मीन्स की पेमेंट करिए, पहले क्या करिए आप, और फिर जाके आप उसका क्या कर पाइए, बेनिफिट उठाइए। सामने देखिए, प्रीपेड कहता है कि पहले आप पेमेंट करिए और फिर उसका बेनिफिट उठाइए। और पोस्टपेड कहता है कि पहले आप बेनिफिट उठाइए। क्या उठाइए? बेनिफिट। और बाद में उसका क्या करिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, क्या है, प्रीपेड है कि पोस्टपेड है? पोस्टपेड। क्या है? पोस्टपेड। अच्छा, अभी बताइए, अगर आप दोनों समझ गए तो बताइए कि इसमें से कौन सी लाइबिलिटी होगी और कौन एसेट्स होगी। तो जो चीज देना है, अगर भविष्य में हमें किसी को देना है, ये हमारा दायित्व होता है। अगर हमने किसी से कोई लाभ लिया है तो हमें उसे पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ये हमारा क्या है, दायित्व है। तो बताइए, बिजली आपने 1 महीना यूज किया, बिजली क्या है, प्रीपेड है कि पोस्टपेड है? आपने 1 महीना यूज किया और 1 महीने के बाद उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो कौन सा कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं? पहले बेनिफिट फिर पेमेंट, की पहले पेमेंट फिर बेनिफिट? यानी कि लाइबिलिटी किसे किसे कहेंगे? पोस्टपेड। और प्रीपेड क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। दिमाग में सेट कर लीजिएगा। क्योंकि प्रीपेड कहता है कि पहले आप पेमेंट करिए फिर लाभ उठाइए। पहले पेमेंट करिए
तो जैसे मान लो रिचार्ज मैंने कर दिया 239 का, मुझे 28 दिन वैलिडिटी मिलती है ना। लेकिन एक बात और है, हम यूज करें न करें, आफ्टर 28 डेज क्या हो जाएगा, वो ऑफर हमारे लिए खत्म हो जाएगा। फिर हम रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते, भैया हम 4 दिन नहीं यूज किए थे तो मुझे एक्स्ट्रा दे दीजिए, ऐसा है क्या? नहीं। लेकिन पोस्टपेड में क्या है, जितना आप यूज करेंगे उतने का ही पेमेंट करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो प्रीपेड में पहले ही पेमेंट कर देना तो दायित्व कहाँ बनेगा? दायित्व किसमें बन रहा है, जब किसी सेवा का आप लाभ उठा रहे हैं और बाद में पेमेंट करेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी यानी दायित्व बनेंगे। याद रहेगा, तो लिख लीजिएगा, प्रीपेड एसेट्स है, पोस्टपेड क्या है, लाइबिलिटी है। और ये भी लिख लीजिएगा कि प्रीपेड में पहले पेमेंट देन बेनिफिट, और पोस्टपेड में पहले बेनिफिट फिर पेमेंट। और ऐसा हर चीज है। लाइबिलिटी क्या होता है, दायित्व होता है कि कोई चीज अगर हम किसी से लिए हैं तो उसको चुकाना है। कैसे? अच्छा मान लीजिए पुष्कर सर ने मुझे एडवांस सैलरी दी, पुष्कर सर ने हमें एडवांस सैलरी दी थी, तो बताइए हमारे लिए क्या है और उनके लिए क्या है? जैसे कि जानते हैं ना आप लोग कि कोई सामान आप खरीदते हैं तो एंट्री आप भी करते हैं, आप करते हैं ना परचेज में, और सामने वाला भी करता है। किसमें करता है वो सेल्स में करता है। उसने बेचा है और आपने खरीदा है, तो आपने एंट्री परचेज में करी और सामने वाला सेल्स में किया, क्योंकि एंट्री दोनों लोग को करनी है। वैसे ही अगर मैंने पुष्कर सर से एडवांस सैलरी ले ली तो मेरे लिए क्या होगा और उनके लिए क्या होगा, बताइए? ये प्रीपेड पोस्टपेड में अटके हुए हैं, वो खत्म हो गया प्रीपेड पोस्टपेड भाई, उसे निकलो। रिचार्ज करवा रहे हो क्या उनका भी? बताइए, प्रीपेड और पोस्टपेड वाली बात खत्म हो गई। अब अगर उनसे पैसा मैंने एडवांस सैलरी ली है तो दोनों के लिए कोई ना कोई बात तो होगी। अरे आसान है यार, किसी से पहले ही पैसा ले लिए हो तुम तो तुम्हारा दायित्व तो बन रहा है ना, या तुम उनके अंडर में काम करो या उनका पैसा लगे चुकाओ। ये क्या है, दायित्व है, लाइबिलिटी है। यानी आपके लिए लाइबिलिटी हो गई, लेकिन उनके लिए क्या कहलाएगा, संपत्ति कहलाएगा, क्योंकि उन्होंने एडवांस दे रखा है। समझ रहे हो ना? तो बात दोनों की होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, लग रहा है पढ़े नहीं है आप लोग। दोनों की बात होगी, कैसे भुला जाएंगे भाई, और कोई बात नहीं भुलाते हैं। तो बात दोनों की होती है, हमेशा ही दिमाग में रख लेना है आपको। कभी भी हम कोई एंट्री करेंगे। अच्छा बताइए, बिजनेस कर रहे हैं आप, ये सोच रहे होंगे जैसे कहा गया है परचेज करना किसे कहते हैं, तो लाइन लिखी रहती है कि बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल परचेज कहलाता है। यही है ना लाइन डिफरेंशियल परचेज का। तो बेचने का उद्देश्य को लोग कहते हैं सर क्यों बेचने के लिए, तो क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो बेचने के लिए खरीद रहे होंगे, और मैं खरीदूंगा तो मैं यूज करने के लिए खरीदूंगा। समझ रहे हैं ना? अगर आपकी दुकान है, कोई सामान खरीद के लाते हैं तो किस लिए लाते हैं आप, खा लेंगे घर, नहीं बेचने के उद्देश्य से। लेकिन जो खरीद के आपसे ले जा रहा है, जो ले घर के यूज करेगा, वो क्या है, वो यूज करेंगे, वो बिजनेसमैन नहीं है, आप बिजनेसमैन है। और उसी को कंज्यूमर बोला जाएगा, क्योंकि कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क है। हम जिसे सामान खरीद रहे हैं हम उसके लिए क्या है, कस्टमर है। वो हमारा सप्लायर है, हम उसके कस्टमर हैं, और हमसे जो खरीद के यूज कर लेगा वो कंज्यूमर। समझ में आ गई बात ना? ये 3 बातें हैं, दिमाग में रखनी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसके बाद क्या है, जनरेटिंग MIS रिपोर्ट। लिख लीजिएगा, MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी जो चीज आप मैनेज कर रहे हैं चीजों को, उसका रिपोर्ट तैयार करते हैं। जैसे नहीं होता है कि बीच बीच में हल्ला होता रहता है लैब में कि सबका सीट अलॉट किया जाएगा, सबको यहाँ बैठना है, तो ये क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट कहलाएगा। सबको समझ में आ रहा है बात है ना मेरी, दिक्कत नहीं हो रही है ना? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए, उसके बाद कंपनी डाटा मैनेजमेंट और डाटा सिक्योरिटी की बात की गई है। कहा है, इन दिस लेवल यू विल लर्न टू मेंटेन द एडवांस अकाउंटिंग। इस क्लास में आप क्या सीखेंगे, अब एडवांस अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी चार्ट्स ऑफ अकाउंट लाइक, चार्ट्स ऑफ अकाउंट का मतलब जैसे कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी। जैसे कि मैंने एक दिन आप लोगों को, चूंकि मैं पढ़ाया नहीं हूँ, जैसे अगर मैं इतना लंबा सा नाम लिख दूं, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ लेनो 100 वायरलेस कम्बो कीबोर्ड, मतलब बहुत लंबा सा नाम लिख दिया मैंने, लेकिन इससे सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, पढ़ने से क्या लग रहा है क्या, तो वही इसका स्टॉक ग्रुप होता है। क्या कहलाता है, स्टॉक ग्रुप।
तो ये स्टॉक ग्रुप हो गया। स्टॉक ग्रुप क्या हो गया आपका? कीबोर्ड हो गया। ठीक है, किस कंपनी का है तो वो कहलाता है स्टॉक कैटेगरी। क्या कहलाता है? स्टॉक कैटेगरी। आसान है कि नहीं आसान है? और कीबोर्ड को आप किस में लेंगे, किस यूनिट में लेंगे? लीटर में, केजी में, पीसीएस में। तो पीसीएस क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिट ऑफ मेजर या यूनिट बोलिए पीसीएस। यानी कि एक आइटम, और एक किसका नाम है? एक किसका नाम है? आइटम का, कंपनी का नाम है वो। कुछ मधुशाला से हो गया तुम, हर चीज उल्टा बोल रहे हो तुम। ये आइटम का नाम है। तो देखिए, एक ही चीज से चार पांच चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतना लंबा सा नाम था, ये आइटम का नाम था, लेकिन पढ़ने से हमको समझ में क्या है, क्या है, क्या है? कीबोर्ड। तो उसका स्टार ग्रुप हो गया। तो किस कंपनी का है? लेनोवो। तो कैटेगरी हो गई। अब किसमें हम इसको भर देंगे? तो एक यूनिट हो गया, जहाँ स्टोर करेंगे उसको गोडाउन बोल दिया जाएगा। मतलब कि हमको पूरा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास आइटम प्रॉपर तरीके से आ जाएगा तो हम जान जाएंगे कि उस आइटम का, किसका नाम है, आइटम का नाम जो है उससे हम जान जाएंगे कि उसका स्टॉक ग्रुप क्या होगा, स्टॉक कैटेगरी क्या होगी, और उसका यूनिट क्या होगा। लगभग चीजें हम जान सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। डेल 1220 डीएलपी प्रोजेक्टर। तो बताइए कि किसका नाम है? आइटम का नाम है। किसका नाम है? आइटम का, यानी स्टॉक आइटम है। अब बताइए इसका स्टॉक ग्रुप क्या होगा? क्या है? प्रोजेक्टर। इसका क्या हो जाएगा? स्टॉक ग्रुप हो जाएगा। किस कंपनी का है? यानी स्टॉक कैटेगरी क्या हो जाएगी? डेल हो जाएगी। और इसको किस में लेंगे? यूनिट क्या होगा? यानी कि आइटम के नाम से आप स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, उसकी यूनिट, ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं? क्लेरिफाई कर सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? यानी पूरा डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाँ, एचएसएन नंबर वगैरह तो मेंशन किया जाता है। अच्छा, जीएसटी कहाँ लगता है? लड़के बताएंगे लास्ट के चार वाले। जीएसटी कहाँ लगाते हैं? एचएसएन कौन में जीएसटी लगा देते हैं? उसके यही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, सेकंड एक्स गर्ल्स बताइए, क्या नाम है आपका? अंशिका। बताइए अंशिका, जीएसटी कहाँ लगता है? बैठे रहो, कोई बात नहीं। आप दोनों, वो तो हम जानते हैं, लेकिन लगाते ही कहाँ है इसमें जीएसटी? इनमें से किसमें जीएसटी लगाते हैं? वो तुम भी जानते हैं जीएसटी। हाँ, नहीं तो हम जब समझ रहे हैं, लेकिन किस पे लगाते हैं ये बोल रहा हूँ मैं। ये नहीं, प्रोजेक्टर ही नहीं ना आएगा, केवल कीबोर्ड भी तो आ सकता है। देखिए क्या बोलते हैं, स्टार ग्रुप पे लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? स्टार ग्रुप में जीएसटी लगता है। स्टार ग्रुप में ही जीएसटी, एचएसएन नंबर, ये सारी चीजें लगती है ना। तो ये सब दिमाग में रखना है, ये सब तो लोग पूछेंगे। समझ रहे हो ना बात को? जीएसटी कहाँ लगेगा? स्टॉक ग्रुप पे लगाया जाता है। ग्रुप में ही सारी चीजें लगती हैं वहीं पे। ठीक है, जैसे एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाला भी आया था, आप जो पढ़े होंगे टाइप सर्विसेज जब सेल किए होंगे बेसिक वाले में, तो वहाँ लगा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, वही जीएसटी लगाया होंगे आप लोग। जैसे नंबर 993686 कुछ करके होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। ठीक है, चलिए इसके अलावा क्या है? अब क्या कहा है? गोडाउन, ये हो गया। एलॉन्ग विद द फॉलोइंग पिक्चर। अब दिया हुआ है आज इस क्लास में क्या क्या सीखेंगे? मेंटेनिंग बैच लॉ डिटेल। बैच लॉ डिटेल का मतलब क्या होगा? कि कोई चीज अगर हम खरीद रहे हैं तो ये कब एमएफडी यानी कब मैन्युफैक्चर हुआ है और कब ये एक्सपायर हुआ। अच्छा, ये सब चीजें ज्यादातर किसमें होती हैं? मेडिसिन में, कॉस्मेटिक चीजें जो लड़कियां यूज करती हैं, या और भी जो हम एडिबल प्रोडक्ट है, मतलब खाने योग्य जो चीजें हैं, उस पर आपने देखा होगा। अपने वहाँ है कि कोई ब्रेड लाके दुकान पर रख देता है, 1.5 महीना तक बेचेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जाइए शहरों में, डेट पे, सॉरी, ब्रेड पे एक्सपायरी डेट 2 से 3 दिन का होता है। यूज करिए नहीं तो हटा दीजिए, मना कर देते हैं। लगते हैं ना? दूध पे भी 1 से 2 दिन, दूध पे ज्यादा दिन नहीं रहता, 1 से 2 दिन। लेकिन अपने वहाँ फ्रिज में रख के कई दिन तक बेचते हैं लोग। तो हर चीज का है, तो एक्सपायरी डेट मैटर करती है। मेडिसिन भी होती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप परचेज करते समय आप एक्सपायरी ध्यान देते हैं। तो इसी चीज को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? बैच लॉट डिटेल कहलाता है। क्या कहलाता है? बैच लॉट डिटेल। इसकी क्लास में यही करेंगे हम लोग। अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं, वो एक्सपायर हो गई है, भले से हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको बेच नहीं पाएंगे।
ठीक है, डिफाइन डिफाइन द प्राइस लिस्ट, डिफरेंट प्राइस लेवल। और हम लोग प्राइस लिस्ट भी फिक्स कर देंगे। जैसे होता है ना कि आपकी नज़रों में हर कस्टमर का अलग अलग वैल्यू है, तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, चूंकि मैं हमने एज्यूम किया था कि शूज की फैक्ट्री ये शूज बनाते हैं, तो हम सबको अलग अलग रेट पे बेचेंगे। जैसे हमारे वहाँ 3 लोग हैं, होलसेलर, डीलर, रिटेलर, हम तीनों को अलग अलग रेट पे बेचेंगे। और एक हम फिक्स कर देंगे कि बार बार हमें प्राइस ना डालना पड़े, पहले से हम प्राइस सेट कर देंगे। सेट करने से फायदा क्या होगा, बस आप किसी का नाम लिए, अगर पता करेगा क्या है ये होलसेलर के डीलर रिटेलर, आप जैसे सेलेक्ट करेंगे होलसेलर डीलर रिटेलर, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो प्राइस ले लेगा कि हाँ इनको 200 ही में बेचना है, इनको 220 में बेचना है। हाँ, हेलो, कहाँ है, गाँव आ गए, कुछ करना। तो मैं यही बोल रहा था कि प्राइस लिस्ट हम तैयार कर लेंगे कि हम अलग अलग लोगों को रेट पहले से फिक्स कर देंगे कि अगर डीलर आ रहा है तो 210 रुपये में बेच रहा है, होलसेलर है 220 रुपये में बेच रहा है, और वो कंपनी वो है रिटेलर है, रिटेल जाते हैं खुदरा जो अलग होता है। जैसे जानते हैं ना आप एक सिंगल पेन लेते हो तो आपको अलग रेट पड़ता है, पैकेट लेते हैं अलग रेट पड़ता है, वो भी जहाँ से मंगाता है वो उसको अलग रेट पड़ता है। अगर मान लो कोई पेन वाला एक पैकेट आपको 35 रुपये में दे रहा है, तो 35 रुपये में उसको नहीं मिलता होगा, उसको अलग रेट मिल रहा है, आपको अलग रेट दे रहा है, और आप भी दुकान पे ले जाएंगे तो अलग ही रेट बेचेंगे। ये सब बातें हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। तो ये उसमें बोला है मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग द पेरोल एंड रिसीवेबल, यानी किसको देना है और किनसे प्राप्त करना है, इसको भी हम ट्रैक करेंगे इस क्लासेस इस सेक्शन में, ठीक है। और कह रहा है मेंटेनिंग एंड ट्रैकिंग द कंप्लीट ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, और ये भी ट्रैक करेंगे कि मतलब होता है ना, आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट वगैरह पे कि आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं, कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो लिखता है ना कि डिस्पैच, ऑर्डरिंग, प्रोसेसिंग, डिलीवर, एक्सपेक्टेड डेट आने लगता है ना, तो वो सब चीजें भी यहाँ ट्रैक करेंगे, कौन सा पेंडिंग है, कौन सा देना है, क्या करना है, मेंटेनिंग क्या देखना पड़ेगा। सुनिए, मैं लाउड नहीं बोल पा रहा हूँ, ऑपरेशन हुआ है ना मैं, इसकी वजह से जोर से बोलने पे पेट में दर्द हो रहा है, मजबूरी है, आना पड़ा है, शंभू से चलेगा, बहुत ही दर्द हो रहा है। क्या था, ये था ना, हाँ। लिखा हुआ है मेंटेनिंग बजट फॉर द कंपनी। और ये बताइए अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कैसे करते हो, कहावत है कि पैर उतनी ही लंबी निकाली जितनी लंबी चादर होगी, सब कहावत है। तो यहाँ पे बजट के बाद इसलिए कहा गया है कि कंपनी के बजट के हिसाब से ही उनका भी काम करते हैं। मान लो एक लेटे जिम के भी मैंने नई नई कंपनी खोली है, नई नई एम्प्लाई भर्ती हुई है, क्या मैं दिवाली में बोनस बांटूंगा, मेरे को लगेगा मेरा बजट सही है, मैं नहीं देखूंगा। ये है कि सारा काम क्या करना है, बजट के अकॉर्डिंग करना है। कह रहा है जनरेटिंग एंड एनालाइजिंग द रिपोर्ट लाइक अ बेसिस समरी, स्टॉक समरी, एडिंग एनालिसिस, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब, आउटस्टैंडिंग का मतलब एक तो किसी की तारीफ के लिए अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो तारीफ ही होगा स्टॉल में। और यहाँ आउटस्टैंडिंग जो पढ़े होंगे आप, तो वित्त अकाउंटिंग में पढ़े हैं, पढ़े नहीं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं पढ़े हैं, अरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का लेजर बनाए होंगे, क्रेडिट लायबिलिटीज के डीलर नहीं बनाया है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, लिख लीजिएगा, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बकाया, ठीक है। अब पढ़ेंगे अगली क्लास में सप्लाई ऑफ चैनल, सप्लाई चैन। तो ऐसे ही कुछ दिन तक थ्योरी चलेगी, है ना, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। नोट्स के लिए भी मैं बोल दे रहा हूँ कितने लोग हैं, छप जाएगा। इससे आपकी अगर बेसिक भी थोड़ी वीक होगी तो भी सब मेंटेन हो जाएगा, टेंशन फ्री रहिए आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सीखा वो